नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पूरी हो गई है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जल विद्युत नीति 2008 को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब 12% की जगह सरकार 13% बिजली लेगी और 1% के बराबर की कीमत प्रभावितों को कैश के रूप में दी जाएगी। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में जो मिट्टी निकल रही है उसका इस्तेमाल पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में करेगी। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल को 6 साल आयु पूरा होने पर कक्षा 1 में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। साथ ही लघु सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। सचिवालय स्थित एपीजे अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम निर्णयों पर मंथन हुआ। सचिवालय में 20 करोड़ के बीज घोटाले के फाइल गायब होने से जहां सचिवालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा है कि जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने देहरादून पहुंचकर कृषि सचिव को अपर सचिव अपने कार्यालय में तलब किया और उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक सूचना आयुक्त की तरफ से कोई भी लिखित आदेश है विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह धामी सरकार है और यहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के माने तो सचिवालय से फाइल गायब होने में बीजेपी के जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा नमूना है। मैंने इसका संज्ञान लेते हुए आज अपने सचिव और अपर सचिव को आज बुलाया था, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित सूचना आयोग द्वारा कोई भी लिखित डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये धामी सरकार है। इस मामले में एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है और एक आईएएस जेल के अंदर है। जैसे ही लिखित वो आएगा उसकी पूरी कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये उसको सिंह धामी सरकार का संकट है। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय द्वारीखाल में एनआरएलएम ने सीडीएस विपिन रावत सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में महेंद्र सिंह राणा ने सभी समूह सदस्यों और विकासखंड के सभी अधिकारी कर्मचारियों को अंगदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से हमारे समाज में जागरूकता आएगी, साथ ही लोग कुपोषण का शिकार होने से बचेंगे। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज और उसके स्वास्थ्य के प्रति लाभ के संबंध में जानकारी दी है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। डोनर होता है ना, किसी का ब्लड ग्रुप होता है। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूह को 2 दिन का प्रशिक्षण है
और जिससे मुझे लगता है कि मेरी माँ बहनें जो समूह हैं उनको मजबूती मिलेगी और उनके साथ विचार विमर्श किया और मुझे लगता है इससे हमारे रोजगार के नए साधन तैयार हुए। रख लेना चाहिए पहले कि इसको कौन पौड़ी जिले के खेड़खाल पौड़ी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा है, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में 2 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, लेकिन रात होने के चलते घटना की सूचना नहीं मिल पाई। सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वाहन को आपको बता दें कि हटाकर घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। सर पैठानी से आ रहे थे, रास्ता भटक गया होगा, इन लोग उल्टे रास्ते में आ गए। अब फोन लगा रहे थे, फोन तो उठा नहीं, तब हम लोग ढूंढने लगे। पैठानी से मिला, तब फिर वहाँ पे हम लोग को पता हुआ कि ड्राइवर इस रास्ते में है, एक गाड़ी गिरे हैं। वहाँ जाकर देखे पूरे आदमी पूरा रात छानबीन हुआ। 8:30 के आसपास कि मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई 1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली, तो सुबह सूचना पर हम लोग सभी, मैं SSI और बाकी जो हमारी 112 है और चौकी इंचार्ज बाबू और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुंचे और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह। ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए त्रिवेणी घाट पर गंगा जल भरने पहुंचे 5 कांवड़ियों में शामिल हुए एक कांवड़िया गंगा के तेज बहाव में बह गया। नजारा देख घाट पर ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में कांवड़िया को जल पुलिस के जवान ने सुरक्षित गंगा से बाहर निकाल लिया। जान बचाए जाने पर सभी कांवड़ियों ने जल पुलिस के जवानों को आभार व्यक्त किया है। त्रिवेणी घाट चौक के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया है कि गंगा में बहने वाले कांवड़िया की पहचान दिल्ली निवासी 45 वर्षीय राम प्रकाश के रूप में हुई है, जो गंगा जल भरने के बाद अपने साथियों के साथ दिल्ली लौट गया। रुड़की के रामनगर चौक के पास स्थित एक होटल में आज कांग्रेस के प्रदेश, आपको बता दें कि कांग्रेस के हरिद्वार बाढ़ग्रस्त क्षति आकलन समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात भी शामिल रहे और जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवभारत के द्वारा बातचीत में बताया गया है कि समिति के द्वारा अपनी उप समितियों का गठन किया गया था और जिनके द्वारा जगह जगह पर जाकर किस तरह से बाढ़ के कारण लोगों का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उप समितियों के द्वारा इस बैठक में आकलन की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें कहां पर कमी रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में काम कर रही है। हमारा काम जनता की आवाज को उठाना है और वह हम उठा रहे हैं। आकलन समिति जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महाराज जी ने नवप्रभात जी के अध्यक्षता में बनाई, उसकी आज बैठक है। उसमें तमाम जिले के जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव लड़े हुए हैं, विधायक हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। और इस बैठक में हम जो नुकसान हुआ है हमारे जिले में उसके आंकलन की एक विस्तृत रिपोर्ट बना के माननीय अध्यक्ष जी की संज्ञान के लिए भेजेंगे। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर जो भी निर्णय लेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि जो 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा है, लगभग 1100 साढ़े 1100 रुपये प्रति बीघा, वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। हमारी ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक में हमने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग उप समिति का गठन किया था। आज की इस बैठक में वो उप समितियां अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। उसके बाद हम
इस चीज का आकलन करने में सक्षम हो सकेंगे कि जनपद के किस किस स्थल पर किस किस तरह से बाढ़ का नुकसान हुआ है और सरकार को जो राहत कार्य करने चाहिए थे उनमें क्या क्या कमियां रही हैं, हम उनमें कहां कहां सुधार की मांग करना चाहते हैं। हमारे जितने ब्लॉक जिला क्षेत्र घोषित किया है, क्या इसमें काम करना, हम यही देखना चाहते हैं कि जिससे कि लोगों। रुड़की के एक होटल में आज व्यापार मंडल और सामाजिक नागरिकों ने किया है प्रेस वार्ता, जो कि आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सौरभ सिंघल ने बताया कि आज व्यापार मंडल और सामाजिक नागरिकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जो प्रस्ताव पूर्ण पर्व के में नगर निगम में रखा गया है और अब आगे कैसे प्रस्ताव रखा जाए। आपदा का समय है और शहर की सड़कें धंस रही है, नालियां चौक वहीं ठप पड़ी हुई है और आपको बता दें कि इसको लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मेयर गौरव गोयल के गौ मांस खाने वाले बयान पर कहा गया है कि आप सनातन धर्म से आते हैं, आपने निगम का पैसा खाया या नहीं खाया, मगर गौ मांस खाने वाला बयान देना ठीक नहीं है। और कई बार ज्ञापन दिया, आपस में सामंजस्य बनाना मेयर साहब का काम है। मेयर साहब को सामंजस्य बनाना चाहिए। कौन मना कर रहा सामंजस्य बनाने से? अगर आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होंगी तो सामंजस्य नहीं बनेगा। आप मेरे से प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो आप संतुष्ट होंगे? व्यापारियों की यहाँ पर जो समस्या है पूर्व में उठाई गई थी, यूजर चार्ज की, अतिक्रमण की, और जो सड़कें धंस रही हैं लगातार, नालियां चौक हो रही हैं, आपदा का समय है, तो इसमें कार्य आगे किस तरह किया जाए, या पूर्व में जो इनके द्वारा निगम को क्या नाम है अपने प्रस्ताव दिए गए थे, वो आगे प्रस्ताव किस तरह पूरे हों, ये सोच करके एक मीटिंग रखी गई थी, जिसका रुख थोड़ा थोड़ा मुड़ करके जो शहर के अंदर हवा चल रही है, वो शहर के व्यापारियों की ओर से, पत्रकार आपका पार्षदों की ओर से और सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की ओर से सामूहिक रूप से रखी गई थी। और उनकी कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि जो बोर्ड हमने 5 साल के लिए चुना था, वो अचानक बीच में उसके जो अध्यक्ष थे वो अचानक इस्तीफा देके चले गए। वो कहीं ना कहीं उस पीड़ा का बयान करने के लिए उन्होंने आज की ये प्रेस वार्ता रखी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन का आज तीसरा दिन है और 5,838 एकड़ भूमि पर बसे लोगों का भूमिधरे अधिकार देने के संबंध में सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों की कोई सुध नहीं ली है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को बड़ा रूप देने की रणनीति बना डाली है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने भारतीय किसान यूनियन के जिले भर में के वही सभी इकाइयों को एक लेटर जारी कर सभी तहसीलों में धरना देने की बात कही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि जब तक हमें भूमिधरी अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। जो भी आपने गाइडलाइन तय की है, ये जिस दिन धरना प्रारंभ हुआ था उस दिन आपने रूपरेखा एक नियम तय कर लेने चाहिए थे और तीसरे दिन अगर किसी व्यक्ति विशेष सब कुछ लोग कहने पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, अगर कहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं न कहीं इस पर राजनीति की बू आती है। मैंने पहले बताया, जो घर में आ जाता है उसका थोड़ा स्वागत तो करने पड़ता है, मगर जो वो पहले तय हो चुका था हमारा, किसी भी नेता को यहाँ मंच पे नहीं बोलने देंगे, मगर वो आए हैं, वो सब ने फैसला कर दिया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ। जो हमारे प्रवक्ता थे उनके हाथ में उन्होंने खून छीन लिया, तो वो बोले मगर वो ठीक ही बोले, गलत तो बोले नहीं कुछ भी।
चलिए इसी बीच रुक कर लेते देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। सचिवालय में आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं सीएम धामी। कई विभागों के अधिकारियों से की है बैठक। भारी बारिश से हुए नुकसान की ली है जानकारी। प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के भी निर्देश दिए हैं सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं सीएम धामी। साथ ही आपको बता दें कि सचिवालय में आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं सीएम धामी। कई विभागों के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। भारी बारिश में हुए नुकसान की जानकारी ली है सीएम धामी और प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खुलवाने के भी निर्देश दिए हैं सीएम धामी। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। साथ ही आपको बता दें कि कई विभागों के अधिकारियों से बैठक की है और बैठक के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है और प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं अधिकारी को। और साथ ही आपको बता दें कि बारिश से बंद पड़े सड़कों को भी जल्द से जल्द खुलवाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के महापौर उषा चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार ने लक्ष्मीपुर माइनर के निर्माण की स्वीकृति दे दी है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 3.25 किलोमीटर लंबी लक्ष्मीपुर माइनर के लिए 28.45 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 की डेडलाइन निर्धारित की गई है। उषा चौधरी ने बताया है कि लक्ष्मीपुर माइनर के निर्माण के लिए वे विगत 2013 से प्रयास कर रही थी और इसके लिए 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी। नगर निगम द्वारा इसके लिए सबसे पहले 11 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी और उसके बाद 21 करोड़ के डीपीआर और सबसे बाद में आपको बता दें कि 28 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैरवी के कारण केंद्र सरकार ने आखिरकार जनता की 50 साल पुरानी मांग के लिए धनराशि जारी कर दी है। हमारे काशीपुर के मध्य से बह रही लक्ष्मीपुर माइनर जो कि 3.25 किलोमीटर की है, उसको किस तरीके से कवर करना है और कवर करके जो शहर की पानी की समस्या है उसका किस तरह से निराकरण करना है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, आप जानते हैं कि देहरादून में कैनाल रोड के नाम से जो सड़क जा रही है उसके नीचे पूरी कैनाल थी, लेकिन आज भरपूर गाड़ियां दौड़ रही हैं। आप हल्द्वानी में चले जाइए, वहां पर भी कैनाल थी, बनकर जाने को तैयार हुई। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है और भाजपाइयों ने कोतवाली पुलिस को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें भाजपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में तमाम भाजपाई एकत्रित होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाल खुशीराम पांडे से मुलाकात की है और इस दौरान कोतवाल को भाजपाइयों ने एक ज्ञापन सौंपा है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले मंत्री रहे हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक है बद्रीनाथ धाम, उसके के बारे में जो अभद्र टिप्पणी यहाँ पे करी है, मैं समझता हूँ लगभग 100 करोड़ हिंदू पूरे हिंदुस्तान में अपने यहाँ निवास करते हैं और सभी की आस्था का प्रतीक है बद्रीनाथ जी। उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ जितने हमारे हिंदू हैं, सनातनी धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंची है। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून समेत ऋषिकेश, विकासनगर, हरिद्वार और रुड़की में 19,000 ई रिक्शा मुख्य रूटों से बाहर होंगे और संभागीय परिवहन विभाग में ई रिक्शा संचालन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत ई रिक्शा शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी ही चल सकेंगे और मुख्य रूटों पर ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया है कि बीते जुलाई में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ई रिक्शा के क्षेत्र करने का फैसला लिया गया था।
ऐसा है कि जो हमारे देहरादून और हरिद्वार के मुख्य शहर है, वहां पर टूरिस्ट का ट्रैफिक भी आता है, हैवी ट्रैफिक भी चलता है और हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल भी चलते हैं, जो बसेस चलती हैं। उस पर ई रिक्शा का संचालन करने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। साथ में हर समय ये खतरा बना रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसको देखते हुए जो मुख्य शहर है जिनके और उनके मुख्य मार्ग पर है, वहां पर ई रिक्शा का संचालन को अभी रोका जा रहा है। दिनेशपुर में सड़क न बनने से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गड्ढे पर मछली मारने वाले जाल डालकर क्षेत्रीय विधायक एवं नगर पंचायत चेयरमैन का विरोध व्यक्त किया है। बता दें कि दिनेशपुर सुंदरपुर मार्ग जो करीबन 1.25 किलोमीटर का लंबा है और इस पर कई सालों से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ऐसा लगता है कि सड़क नहीं तालाब है। हल्की बारिश के चलते उन गड्ढों में इतना पानी भर जाता है कि सड़क पूरी तरह से तालाब की तरह दिखने लगती है और जिसको लेकर परेशान लोगों ने प्रशासन के साथ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। रोड दिनेशपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर रोड कहा जाता है। यहाँ भी करीब 7-8 साल से ऐसी हो रहा है कि आश्वासन तो आश्वासन दिया जा रहा है। इस रोड का हालत इतना गंभीर है कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया और लोग अपना पैंट पहन के कपड़ा पहन के नहीं जा सकता है, अंगूठा पहन के भागना पड़ता है कि हमें कभी रोड तक पहुंचे। लेकिन हम लोग यहाँ के चेयरमैन विधायक जी कहते कहते थक गए। मेंबर तो छोड़िए, उनको तो कमीशन का मतलब है, आजकल कमीशन की चलता है सब। चाहे रोड बने, किसी का अच्छा हो बुरा, उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत सर क्या बताऊँ, ये 3 साल से हम लोग परेशान झेल रहे हैं। हमारे विधायक अरविंद पांडे जी आश्वासन ही दे रहे हैं कि हो जाएगा रोड, लेकिन अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं है। न चेयरमैन की तरफ से कोई सुनवाई है, न विधायक की तरफ से कोई सुनवाई है। बहुत है, ये पानी देव के तंगना खड़ा है, बाहर से होकर जाना पड़ता है, किसी अंदर से जाना पड़ता है, कभी कभी बड़ी दिक्कत है। विधायक तो कोई करता ही नहीं होगा क्या। राज्य में भारी बारिश और टमाटर की फसल खराब होने के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। निरंजनपुर मंडी में टमाटर के दाम 140 रुपए किलो, तो वहीं शहर में टमाटर 250 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं टमाटरों के फसलें खराब होने से निरंजनपुर मंडी में प्रतिदिन करीब 300 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल टमाटर आ रहा है और देहरादून शहर के प्रतिदिन के डिमांड करीब 2000 से लेकर 2500 तक है। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद टमाटर के दामों में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से टमाटर आना शुरू हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल देहरादून निरंजनपुर मंडी में प्रदेश से ही टमाटर आ रहा है और महंगे दाम होने के कारण बाहरी राज्यों से टमाटर नहीं आ रहे। देखिए, जो टमाटर का बारिश के सीजन में आपको पता है कि टमाटर रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं। उसके कारण है कि फसल पूरी खराब हो गई। इसमें बेंगलोर और नासिक और महाराष्ट्र, जहाँ से हमारा अधिकतर टमाटर आता था, और इसमें जो टमाटर की आपूर्ति हो रही है विद इन स्टेट हो रही है। हमारे 2 ही जिले उत्तरकाशी और हमारा देहरादून जिला है, उससे टमाटर की आपूर्ति हो रही है। चकरौता का जो एरिया है, नौगांव, बड़पुर, डामटा, पुरोला, नैनबाग, इन्हीं एरिया से हमारा टमाटर आ रहा है। और आज भी लगभग 319 क्विंटल टमाटर आया, और जबकि देहरादून मंडी की जो पर डे की जो डिमांड है लगभग 2000 से लेकर 2500 क्विंटल है। और मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हुई बेंगलोर में, वहाँ के ट्रेडर्स और व्यापारी, वहाँ के मंडी के अधिकारियों से बात हुई, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस समय जो है जो नई फसल वो लोग निकाल रहे हैं और बरसात के बाद ये 10 या 15 अगस्त बाद आना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गौरीकुंड में भारी भूस्खलन हुआ और हादसे में 13 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि भूस्खलन में कितने लोग फंसे हुए हैं। बता दें कि जिले में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये गौरीकुंड के नजदीक घाटपुरिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।